नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः इति विषयं ज्ञास्यामः। तस्य पाठस्य वाचनं विवरणं च करिष्यामः। तो आर्यभट्ट के विषय में जानेंगे। हम सभी आर्यभट्ट से परिचित हैं। गणित के विद्वान जनार्दन जी ने आपके विषय में, इस आर्यभट्ट जी के विषय में बहुत कुछ बताया होगा। बाकी सभी गणितीय जो विद्वान हैं हमारे विद्यालय में, उन सभी ने भी आपको आर्यभट्ट के थ्योरी के बारे में बताया होगा, शून्य के आविष्कार के बारे में, यानी कि सभी कुछ आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ और अन्य चीजें हैं आर्यभट्ट जी के बारे में जानने योग्य, उन बातों को आज हम जानेंगे। तो कहते हैं कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। तो सुदीर्घ परंपरा मतलब बहुत लंबी है, उसकी गणना करना संभव नहीं है। ऐसी सुदीर्घ परंपरा वाला यह भारत, इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, यानी कि जो विद्वान लोग थे उन्होंने। इन्हीं मनुष्यों के अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। ठीक है, इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांत को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। सभी के साथ होता है, जो भी कोई नया काम करता है तो उन सभी को ही क्या करना पड़ता है, समाज का विरोध झेलना पड़ता है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो पाठ पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति दृश्यते हि लोके। ने कहा कि पूर्व दिशा में क्या होता है, उदेति सूर्यः, सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति, ऐसा, दृश्यते हि लोके, ये तो पृथ्वी में लोक में दिखता ही है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, जो चलता है। इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य गतिशील है, सूर्य चल रहा है, इससे ये स्पष्ट नहीं होता। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि भले ही हमें दिखता सूर्य हो, चलता हुआ पूरब से चल रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, ऐसा सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है, किंतु सूर्योचलः शब्द क्या है, सूर्यः धन अचलः मिलकर के पूर्व रूप संधि के आधार पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा सूर्य धन ओ इज इक्वल टू सूर्यो। ठीक है, तो सूर्योचलः। अब अचलः था, अच्छा अचलः में से ओ के बाद यदि अ आता है तो उसको अवग्रह हो जाता है, तो बन जाता है फिर सूर्यो। तो ठीक है, चलः। ठीक है, यानी कि सूर्य क्या है, अचल है, और पृथ्वी से चला, पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी घूम रही है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत, ये हम सभी जानते हैं स्थापित सिद्धांत अभी का है। सिद्धांतोयम येन प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, यानी कि सिद्धांत, यह जो सिद्धांत था कि पृथ्वी नहीं चलती, पृथ्वी चलती है, सूर्य जो हमें चलता हुआ दिखाई देता वो नहीं चलता। ये बात किसने स्पष्ट की थी पहली बार, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये न प्रवर्तितः, जिसने परिवर्तित किया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। ठीक है, तो वो कौन था, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद, यानी कि ज्योतिष विद्या को जानने वाला, यानी कि ब्रह्मांडीय ज्ञान को रखने वाला आर्यभट्ट था। आगे कहते हैं, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, यानी कि आर्यभट्ट से पहले सब यही मानते थे कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। जैसे कि हम देख रहे हैं, अब पृथ्वी चल रही होती तो मैं भी चल रहा होता,
लेकिन पृथ्वी चल तो रही है लेकिन लगता नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम गाड़ी में बैठे होते हैं और वाहन में, ठीक है, बड़े लोकयान में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठे बैठे हमें क्या लगता है कि ट्रेन नहीं चल रही। चल कौन रहा है? जो उसके आसपास जहां से ट्रेन गुजर रही है वहां का जो वृक्ष है, भवन है, ऐसा लगता है कि वो सब चल रहे हैं। उसी सिद्धांत को लेकर के उन्होंने बताया कि पृथ्वी इतनी अपने उसमें गति पे घूम रही है जिससे कि हमें ये प्रतीत होता है कि सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं और सूर्य चल रहा है और पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादिता थी अभी तक की कि पृथ्वी स्थिर है, इसको उन्होंने नकार दिया। रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहृतम, उसने उदाहरण दिया, यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। उसने कहा कि जो नौका में बैठा हुआ है, नाव में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है? नौका को स्थिर मानता है और उसके आसपास की चीज अन्यांच पदार्थन गतिशीला अवगच्छति, बाकी सभी पदार्थों को क्या करता है? गतिशील समझता है, चलने वाली समझता है, जबकि वो स्थिर है और ये चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। उसी प्रकार से क्या होता है कि गतिशील पृथ्वी में अवस्थित, गतिशील पृथ्वी में होने के कारण से क्या होता है कि पृथ्वी को मानव स्थिर समझता है और सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान, ठीक है, और सूर्यादि ग्रहों को क्या करता है? गतिशील समझता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन को स्थिर, और क्योंकि ट्रेन चलती हिलती है ना, खाली चलती, ऐसा लगता नहीं है कि चल रही है। ठीक है, तो ट्रेन को स्थिर समझता है ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, और बाहर की वस्तु को क्या करता है? गतिशील समझता है, यानी कि चलने वाले उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है ऐसा समझता है। उसी प्रकार से पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य पृथ्वी को स्थिर और बाकी सूर्यादि ग्रहों को चलायमान समझता है। ये बात किसने स्पष्ट की? आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट की। 476 ख्रीष्टाब्दी, यानी कि चतुर्शतम षट्सप्तति तमे ख्रीष्टाब्दे षष्ठसप्तत्युत्तर अधिक चतुःशत तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। यानी कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। इस बात को स्वयं आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम जो उनका ग्रंथ है उसमें उल्लिखित किया है। ग्रंथोयम, जैसे हमने सूर्यो चला था वैसे ही ग्रंथोयम, सिद्धांतोयम, ठीक है। तो ये शब्द सारे क्या हैं? पूर्व रूप संधि और किससे संबंधित? विसर्ग संधि से। ग्रंथो अयम, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, उसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रंथोयम, यह जो ग्रंथ है, तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता, केवल 23 साल की अवस्था में उसने आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ रच लिया था। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला अस्ति आसीत्। यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र के समीप, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के समीप, ठीक है, बिहार, आर्यभट्ट की वेदशाला है, यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला, उसको बोलते हैं वेदशाला। ठीक है, आसीत् थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि, ठीक है, जहां वो कर्म करते, जन्मभूमि तो ठीक है, लेकिन कर्मभूमि उनकी पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हो, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। आगे कहते हैं कि आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, यानी कि आर्यभट्ट का योगदान समाज के लिए क्या है कि गणित और ज्योतिष से संबंधित उनका क्या है? योगदान है। यत्र संख्यानाम आकरणम महत्वम आदधाति, यानी कि जहां पर, जिस गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में केवल यूं ही कोई कल्पना नहीं करते, ज्योतिष शास्त्र में भी, वहां भी बड़ी तगड़ी गणित होती है। ठीक है, आपका समय लिया, ठीक है, माना आपका समय सुबह 5 बजे आपका जन्म हुआ, अब आपके 5 बजे के समय को लेकर के सूर्योदय किस समय हुआ था, फिर इष्टकाल निकालेंगे, यानी कि उस समय का काल क्या था, ठीक, उसके आधार पर आपके ग्रह नक्षत्र को बैठाते हैं, यानी कि उस समय की ग्रह स्थिति क्या थी, सूर्य की
सिचुएशन क्या थी, चंद्र की सिचुएशन क्या थी, कितने कोण पे कितनी डिग्री पर कौन सूर्य चंद्रमा इत्यादि जब आपका जन्म हुआ वो बैठे थे। तो ये सारा क्या है, गणितीय खेल है, मजाक नहीं है, यानी कोई कोरी कल्पना नहीं है ज्योतिष भी, ठीक है। उसी जिस प्रकार से हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ का ही एक दूसरा भाग है ज्योतिष, ठीक है, सिद्धांतिक ज्योतिष। तो ये क्या है, आर्यभट्ट आकलनम संख्या नाम आकलनम महत्व ददाति। तो दोनों ही में विषयों में क्या, संख्याओं का, नंबर्स का खेल है सारा, ठीक है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वस्ति स्म। देखो वो सिद्धांत ज्योतिष करते थे, गणितीय काम करते थे, लेकिन उस गणितीय कार्य के फलस्वरूप जो जब हम क्या करते हैं, फलित करते हैं किसी का, कि आपके ग्रह नक्षत्र यहाँ यहाँ बैठे हैं और इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा भविष्य ये होगा, ठीक है, इस प्रकार के फलित ज्योतिष में वो विश्वास नहीं करते थे। गणित ज्योतिष पर विश्वास करते थे, वैज्ञानिक पद्धति पर विश्वास करते थे कि ये चीज ये है तो यही होगी, करेक्ट है, ठीक है। तो गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारण। तो उन्होंने क्या किया कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष ने विश्वसित, बिल्कुल भी नहीं विश्वास करता था। तो गणितीय पद्धत्या, अपने गणितीय पद्धति के आधार पर ही उन्होंने आकलन किया, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि तेन, उसके द्वारा प्रतिपादितम यत्, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहणे, यानी कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसमें राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारण। उससे पहले क्या समझा जाता था कि एक बार की बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद उस अमृत को पाने के लिए आपस में दानवों और किसके बीच में, देवों के बीच में युद्ध हो गया। तो युद्ध को बचाने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं मोहिनी रूप में अवतरित होते हैं। अवतरित होकर के वो कहते हैं, उसके उन रूप सौंदर्य को देख करके जो राक्षस थे वो मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ में तो अमृत का कलश था, तो वो उनके अपने अमृत के कलश को उनके हाथ में सौंप देते हैं कि उनका सुंदरी अब आप ही इसका निर्णय करें कि आप किसको क्या देंगी, ठीक है। तो उसने कहा कि इन पर, मोहिनी स्वरूप श्री हरि ने कहा कि इस पर अधिकार तो देवताओं का भी है, ठीक है, क्योंकि देवताओं ने भी उतनी मेहनत की है, तो इसलिए जरूरी है कि दोनों में बांट करके, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे और कभी तुम मृत्यु को प्राप्ति नहीं होगे, तो इसलिए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लड़ते रहो आराम से, मरोगे थोड़ी, ठीक। तो उनने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले हम इनको पिला देते हैं, उसके बाद तुम्हें पिला देंगे, यानी कि नीचे का गाढ़ा गाढ़ा जो मिलेगा असली अमृत तुम्हें मिलेगा, इनको पानी पानी इनको पिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का छल करते हुए कि वो जरूरी था, धर्म की रक्षा करने के लिए छल भी आवश्यक है, ठीक है, ये करना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कई कई जगहों पर किया है, ये जरूरी भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अमृत पिलाते गए, इनको मदिरा पिलाते गई, शराब पिलाते गई, ठीक है, ये मदहोश होते गए। लेकिन उनमें से बैठा हुआ एक कालकेतु नाम का कोई एक राक्षस था, वो समझ गया, उन्होंने कहा कि ये जैसे ही हमारी तरफ बढ़ती है मोहिनी, तो इसके जो कलश है, कलश को ये बदल देती है, तो और इससे ये मदहोश हो रहे। तो उसने देवता का वेश बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में वो बैठ गया, कालकेतु नामक राक्षस, और उसने भी अब क्रम से बढ़ रहा था, ठीक है, अमृत, तो उसने भी अमृत का एक घूंट पी लिया। उस घूंट को पी करके जैसे ही उसने घूंट पिया तो सूर्य और चंद्र ने कहा ये तो राक्षस है, अभी भी आया, ठीक। तो जैसे ये बात भगवान श्री हरि ने सुनी, मोहनी रूप को छोड़ करके स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि का रूप धारण करके अपने चक्र से उस कालकेतु नामक राक्षस का गला काट दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंद उसके उदर में चली गई थी। तो क्या हुआ, नीचे वाला जो धड़ था वो केतु बन गया और ऊपर वाला धड़ राहु बन गया। तो इस बात से क्रोधित होकर के राहु और केतु क्या कहते हैं, तब ये मान्यता है पुराणों में, कि अभी तक मान्यता थी कि जब जब पूर्णिमा होती है, जैसे हमारा जनवरी महीना है, फरवरी महीना है, मार्च है, मई जून जुलाई है, ऐसे ही हमारा अपने महीना सनातन संस्कृति का महीना होता है, ठीक है, जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है, इस प्रकार के महीने होते हैं 12 महीने। उन 12 महीनों में से चांद्रमास और सूर्य मास, यानी सूर्य के अनुसार सूर्य की गति के हिसाब से चलने वाले सौर्य मास, चंद्र की गति के हिसाब से चलने वाले चांद्रमास होते हैं। तो सूर्य की गति के हिसाब से हमारे क्या होते हैं, गते होते हैं, एक गते, दो गते, गते का मतलब 1 तारीख 2 तारीख जैसे हम बोलते हैं, ठीक है।
और चांद्रमास के हिसाब से होती है तिथियां, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ठीक है, अब दो पक्ष होते हैं उसमें, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जब कृष्ण पक्ष की 14 तिथियां आ गई तो फिर आती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की जब क्या आती है 14 तिथियां हो गई तो फिर आती है पूर्णिमा। और आप देखते होंगे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा एकदम गोल हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, और अमावस्या के दिन बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक बार उसकी कलाएं बढ़ती रहती हैं, एक बार कलाएं घटती रहती हैं। जब चंद्र की कलाएं पूर्ण होती हैं, यानी कि पूर्णिमा के दिन, कहते हैं कि राहु उस दिन उसको ग्रसता है, प्रत्येक पूर्णिमा में नहीं बल्कि जब जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। तो कब, तो जो खगोलीय वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जब जब चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाते समय, ठीक है, राहु के केंद्र बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है, उसी समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो वो पूर्णिमा का दिन होता है। इसी प्रकार से एक और चीज है कि जब चंद्र, ठीक है, तो सूर्य और चंद्र के बीच में, वैसे तो ये मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये बात जो अभी तक पौराणिक कथाओं में थी, इस बात को किसने नकारा, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने नकारा। उनने क्या दिया सिद्धांत, उन्होंने कहा कि तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, राहु केतु कारण ही है। उन्होंने कहा कि सूर्य चंद्र और पृथ्वी ही, ये तीनों ही कारण हैं, किस किसके, ग्रहण के कारण है। कैसे, सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। क्या बोला उन्होंने कि सूर्यं परितः, ठीक है, अब ये सूर्य आपने बना दिया, ठीक, अब इस सूर्य के परितः मतलब चारों ओर, ठीक, तो सूर्यम परितः चारों ओर, ठीक, क्या हुआ, भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, मानो ये सूर्य है, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक, सूर्य और पृथ्वी, ठीक हो गया। अब इसके बीच में क्या हुआ, सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन। अब सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और ये चंद्र है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी चंद्र, ठीक, अब ये तीनों ही एक दूसरे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों के संयोग से, अब वो संयोग बताएंगे कौन से संयोग होगा जिससे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब दोनों ही प्रकाशित हैं, सूर्य से प्रकाशित पृथ्वी भी होती है, सूर्य से प्रकाशित चंद्र भी होता है, यानी कि चंद्र का अपना कोई तेज नहीं है। चंद्र का तेज किससे प्राप्त होता है, सूर्य से ही चंद्र को प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, जितना भी प्रकाश होता है। आगे कहते हैं कि यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। क्या बोला, यदा पृथिव्याः छायापातेन। अब देखो मैंने क्या कहा कि सूर्य इसको प्रकाश देता है, चंद्र को प्रकाश देता है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या है, इसका चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब चक्कर लगाते 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 क्या हुआ, यहां पर पृथ्वी पहुंची, तो ये जो सूर्य है इसके चंद्र और सूर्य के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, आई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो प्रकाश यहाँ पहुंच रहा था वो अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तो यही जो कंडीशन है, ठीक है, तो इसी स्थिति में कहते हैं कि यहाँ पर राहु केंद्र है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो राहु केंद्र पर चंद्र होता है, ठीक है। उसी राहु केंद्र पर पहुंचने पर, यानी कि सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी के आने पर क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र का प्रकाश समाप्त हो जाता है, तो वो ग्रहण हो जाता है, ठीक, एक चीज। दूसरा, तथैव उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से ये दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ठीक है, चंद्र परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्र की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्र से छाया पाते ना क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। यानी कि
पृथ्वी इसकी छाया यहाँ पर पड़ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आती है तो क्या होता है, एक चक्र लगाते समय तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र की छाया पड़ती है तो फिर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। देखिए सामान्य रूप से होता क्या है कि नई चीज को सीखने में, नई चीज कोई बात आती है, नई चीज आती है, मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है। अब मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन कोई एक चीज है, जैसे पतंजलि वाला एक फूड आया था, ठीक है, अब सबने एकदम से तो लिया नहीं, जैसे जैसे उसके ऐड आए, जैसे जैसे लोगों ने उसको चेक किया तो आज पतंजलि एक ब्रांड बन गया है। ठीक है, एकदम से उसको स्वीकारा नहीं किया, लोगों ने कितनी बातें कही पतंजलि के बारे में, ठीक है, लेकिन आज पतंजलि को स्वीकारोक्ति है। 5,000 से 10,000 टर्नओवर है उसका, करोड़, ठीक है, 5,000 से 10,000 करोड़ उसका टर्नओवर हो गया। तो ये नई चीज जब समाज में कोई आती है तो उसको एकदम से स्वीकारा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस विचार को भी लोगों के द्वारा स्वीकार, तथा कथित जब जो उसके विद्वान थे जो कहते थे कि राहु केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है, इसको स्वीकार नहीं किया गया। तब हुआ क्या, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधो, और ज्योतिष शास्त्री जो तथाकथित विद्वान थे जो फलित ज्योतिष में विश्वास करते थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की। ये सब फालतू की बातें कर रहा है, इसको न ज्ञान है न कुछ है, इस प्रकार की बातें। सह पंडितम मन्यमानानां उपहास पात्रम जाता, तथाकथित जो उसमें अपने आप को पंडित मानते थे उन लोगों का क्या हुआ, उपहास का पात्र, विद्वान मानते थे, उन सबका उपहास का पात्र बन गया। लेकिन उनने कोई चिंता नहीं, उनके जो मैं कह रहा हूं वो सही है। पुनरपि तस्य दृष्टि काल गति कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी वो अपने काम में रुके नहीं, वो अब निरंतर अपने कार्य में लगे रहे, ठीक है। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, यानी कि समय को उचित स्थान पर पहुंचाने वाला, समय पर काम करने वाला सिद्ध हुआ, ठीक। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य सिद्धांते समादरः प्रकटितः, तो इसीलिए क्योंकि वो सही थे, इसलिए आज भी सर्वप्रथम यदि इस बात को सिद्ध करने की बात आती है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो आर्यभट्ट का नाम ही आता है, शून्य के प्रतिपादक आर्यभट्ट का नाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने किया था, तो आर्यभट्ट की बात आती है, ठीक है। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्य सिद्धांत ही समादरः प्रकटितः अस्मादपि कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था, उसी आदर के कारण से, ठीक। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ वैज्ञानिक परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। भारतीय कालगणना का और गणित परंपरा का, विज्ञान परंपरा का यह जो आर्यभट्ट नाम का विद्वान था, एक शिखर पुरुष था, ठीक है, जिसने इस प्रकार के विशेष जो हमें सिद्धांत दिए, ठीक। तो आज का चैप्टर आर्यभट्ट, ठीक है, यह पाठ समाप्त होता है। कल हम इसी चैप्टर से संबंधित अभ्यास को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, शुभम भवतु, दिनम।